हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये आपके संघ शासित क्षेत्र के उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया है और आपको सामने दो कथन दिए गए हैं और आपके बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है ये 1966 में इसको स्थापित किया गया था और जो अनुच्छेद 239 ए है इसके तहत दिल्ली की विधानसभा का उपबंध किया गया है, ना कि हाई कोर्ट। जिस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन भी गलत है। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय की अगर स्थापना करनी है तो संसद विधि बनाकर अनुच्छेद 241 के तहत संघ शासित क्षेत्र के लिए एक हाई कोर्ट गठित कर सकती है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया और आपको ये बताना है जो मंत्रिपरिषद होती है किन परिस्थितियों में अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन देखते हैं। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। अगर लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है और जो अविश्वास प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो इस वजह से क्या है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं। लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर लोकसभा में जब धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है और ये धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में लाया जाता है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित न हो तो लोग अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित न हो तब भी जो मंत्रिपरिषद होती है उसको अपना त्याग पत्र देना होता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर, तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर लोकसभा में अगर धन विधेयक अगर पारित नहीं होता है तो भी जो मंत्रिपरिषद होता है उसको अपना त्याग पत्र देना होता है। और इसके अलावा भी अगर जो इनका अगर ये कार्यकाल अगर इनका समाप्त हो जाता है तभी मंत्रिपरिषद को क्या होता है, त्याग पत्र देना होता है। अगर स्वतः विघटन हो जाए तभी त्याग पत्र देना होता है मंत्रिपरिषद को। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा गया है और इसकी योग्यता के लिए क्या क्या आवश्यकता है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। वह पूर्व से ही केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिला न्यायाधीश होता है वो केंद्र या जो राज्य सरकार होती है वो किसी भी के अंतर्गत सरकारी सेवा पे कार्यरत नहीं होना चाहिए, तभी वो जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन देखते हैं। उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए उसे कम से कम 5 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना जरूरी है। तीसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए। तो जो राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, अगर हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति की अगर सिफारिश करता है तभी इस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। और ये ध्यान रखना जो कम से कम 5 वर्षों का इसको अनुभव होना चाहिए और एक अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए ना। और जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या पदस्थापना या पदोन्नति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है, तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्राम न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभा की विधियों के माध्यम से की जाती है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो ग्राम न्यायालय है इसकी स्थापना राज्य विधानमंडल की विधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 आया था उसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो इस वजह से पहला कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं।
इनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकरण राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा इसको उच्च न्यायालय के परामर्श से इसको नियुक्त करते हैं। तीसरा कथन देखते हैं। तो पहला कथन सही है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तीसरा कथन कह रहा है ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपभोग कर सकता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम न्यायालय है वो फौजदारी और दीवानी दोनों ही न्यायालयों की शक्तियों का उपयोग भरपूर फायदा शक्तियों का उठा सकता है। तो तीसरा कथन भी क्या होता है, सही हो जाता है। दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पूछा गया, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा अनीटा, और आपको बताना ये क्यों चर्चा में रहा है। तो इसका सही आंसर आपका ए आपका सही आंसर है। जो एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक्स रे न्यूट्रॉन का पता लगाने की हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ए आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके भारत मार्केट के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं, यह समस्त खुदरा व्यापारियों हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत मार्केट है ये खुदरा व्यापारियों के लिए एक ई राष्ट्रीय कॉमर्स बाजार है। और दूसरा कथन देखते हैं, यह लॉजिस्टिक एंड विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में अधोपांत हैंड टू हैंड सेवाएं प्रदान करता है जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जो घरेलू डिलीवरी है इसको भी शामिल किया गया है। और तीसरा कथन देखते हैं, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। तो जो भारत मार्केट है ये भारत वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की एक पहल नहीं बल्कि जो अखिल भारतीय व्यापारी संघ है उसकी एक पहल है। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आपको ये बताना है रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह रिपोर्ट वन्य जैव विविधता से संबंधित है और यह वैश्विक लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति का आकलन करती है। तो यह रिपोर्ट आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। तो ये भी ध्यान रखना। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या में संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत का जो मूल संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद की संख्या का कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया जाता है उसे मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये जो 97वें संविधान संशोधन होकर इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। और पीएम सहित जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके सहित 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होनी चाहिए। जो कुल सदस्य होते हैं उसका 15% ही मंत्रिपद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद है जिसकी अध्यक्षता आपके प्राइम मिनिस्टर करता है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों विपक्ष के नेता और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसके कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी नेता चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को, और राज्य और केंद्र शासित के जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं।
और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं, और राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों दल के इसमें शामिल होते हैं, और जो कोई प्रसिद्ध पत्रकार हो वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये भी ध्यान हो, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1961 में की गई, जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। तो आपको ये बताना है इसमें कौन से, जो छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी अब पोर्ट ट्रस्ट है, तो इसकी स्थापना राज्य सरकार की एक अधिनियम द्वारा कर सकता है। तो जो टाउन एरिया कमेटी है इसकी स्थापना आपके जो राज्य सरकार है वो एक अधिनियम के द्वारा इसको गठित कर सकती है। और जो छावनी बोर्ड होता है इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में यह काम करता है। और जो पोर्ट ट्रस्ट है इसकी स्थापना भी आपके केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और ये जो बंदरगाह होते हैं उसके प्रबंधन और उसकी सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की जाती है। जैसे आपके मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है। और जो छावनी बोर्ड होता है और ये नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु गठन इसका किया जाता है। तो इस हिसाब से बी आपका, इसका दूसरा कथन सही है, तो बी आपका यानी डी आपका सही आंसर है, केवल 2। और जो पोर्ट ट्रस्ट होता है इसमें नामित और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।